नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट को काफ़ी हॉलिस्टिक वे में कवर कर रखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। बट आगे बढ़ने से पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्टली मॉनेटरी पॉलिसी को जाना था, ठीक है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा था। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। फिर उसके बाद कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। तो ये दोनों को हमने देखा था काफ़ी डिटेल वे में। फिर उसके बाद क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया में क्या सीन है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिया में एग्जैक्टली क्या सीन है, उसको हमने देखा था डिटेल वे में। फिर उसके बाद टूल्स को देखा था। लिक्विडिटी एंड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो LAF ये क्या होता है, इसको भी हमने काफ़ी डिटेल वे में कवर कर रखा था। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, बैंक रेट हो गया, बेस रेट एंड MCLR क्या है, इसको भी हमने देखा था। फाइनेंशियल रिजर्व रिक्वायरमेंट स्ट्रेटजी, SLR CRR एग्जैक्टली उसको होता है क्या है, कैसे वर्क करता है, इसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से भी देखा था। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये भी हमने देखा था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, कैसे RBI जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्योरिटीज़ है उसको इशू करता है, कैसे उससे मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा था। फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन, इसको इनको हमने देखा था, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, इस सारी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल वे में कवर कर रखा था हमने प्रीवियस क्लास में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे जो हमारा सेकंड पार्ट है ना, उससे आगे क्या जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं उसको हम देखेंगे डिटेल वे में, ठीक है। पार्ट सेकंड में फर्स्टली हम देखेंगे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एग्जैक्टली है क्या होता है, ठीक है। अगर इसके नाम को आप ध्यान से पढ़िए, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर को क्रेडिट को प्रोवाइड कराना, ठीक है, सेलेक्टिव वे में। बेसिकली यह एक क्वांटिटेटिव टूल है जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज किया जाता है टू रेगुलेट क्रेडिट, मतलब लोन एक तरह से, फॉर स्पेसिफिक पर्पज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जो लोन्स को रेगुलेट करना, जैसे होता है कि आप MSME ले लो, उस सेक्टर में मतलब लोन्स को प्रोवाइड कराना, तो ये कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक पर्पज हो गया ना। अब स्पेसिफिक सेक्टर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब देखें तो इट इज़ ए वे टू इन्फ्लुएंस द लेंडिंग पॉलिसी ऑफ द बैंक एंड अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन टू इनकरेज और डिस्करेज, ठीक है, सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर्स। मतलब जो सर्टेन टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, उसको या तो इनकरेज करना या फिर एक तरह से डिक्रेज मतलब घटा देना, ये सारी चीज़ों को इसके तहत इसके तहत कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। मतलब यह एक काइंड ऑफ वे है, एक तरह से रास्ता है जो कि लेंडिंग पॉलिसीज जो है बैंक्स को उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। देखो, सेलेक्टिव जो क्रेडिट कंट्रोल्स होता है कैन बी यूज टू प्रिवेंट एक्सेसिव इन्फ्लेशंस। देखो होता क्या है, जब इन्फ्लेशन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, RBI के द्वारा बहुत सारे ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी जो टूल्स है ना उसको यूज किया जाता है, सो दैट जो इन्फ्लेशन एक तरह से इकोनॉमी में उसको कम किया जा सके। उस सबको कहीं ना कहीं यह प्रिवेंट करता है जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है, ठीक है। और स्टिमुलेट प्रोडक्शंस, मतलब प्रोडक्शन को घटाना बढ़ाना एक तरह से नीड के अकॉर्डिंग, इसको भी कहीं ना कहीं इसी के अंदर आता है। डिस्करेज स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, इसका मतलब है कि किसी गुड्स को बाई करना और उसे मतलब एज ए स्टॉक रखना, जब इसका प्राइस इंक्रीज होगा तब इसे हम सेल करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे सिचुएशंस को कहीं ना कहीं डिस्करेज करना, जैसे जैसे हो गया अनियन हो गया सपोज दैट, ठीक है। इसको आप जान रहे हो कि एक टाइम के बाद ये इसका प्राइस इंक्रीज होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पहले से आप इसका होर्डिंग कर लोगे तो ऑटोमेटिकली जब होर्डिंग हो जाएगा तो जो स्टॉक्स है उसका उसमें कमी आ जाएगा, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो एक तरह से स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में आती हैं, तो इसको कहीं ना कहीं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के तहत इसको डिस्करेज भी किया जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोरल सुएजन। एग्जैक्टली है क्या होता है, देखो जब हम बात करते हैं मोरल सुएजन का ना, सुएजन का बेसिकली क्या होता है, मतलब कि परसुएसन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रिक्वेस्ट, ए काइंड ऑफ रिक्वेस्ट जो कि RBI के द्वारा किया जाता है बैंक्स को लेकर, कि आप ऐसे पॉलिसीज को लाइए जो कि जो हमारा मनी सप्लाई है ना इकोनॉमी में उसको मेंटेन कर सके एट अ सर्टेन लेवल। मतलब जब कब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है ना RBI के पास, सब अगर लगा देता है कि ठीक है मनी सप्लाई को हमें इंक्रीज करना, रिड्यूस करना है, सारी चीज़ों को आपने लगा दिया, RBI ने लगा दिया इसमें, ठीक है, सारे को यूज कर लिया, बट अगर कोई भी इसमें वर्क नहीं किया तो क्या होता है, मोरल सुएजन का काम आता है, ठीक है। कि आप जो बैंक से उससे उसको बुला के उसके जो बेसिकली हेड होंगे उनको बुला के
आप उनसे बातचीत करना कि देखिए ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जो भी मैंने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को अप्लाई किया है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे सिचुएशंस को कहीं ना कहीं आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कैसे, मतलब उसके द्वारा एक तरह से बताया जाता है कि आप ऐसे करिए सो दैट जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी में उससे एक तरह से एक सर्टेन लेवल तक मेंटेन किया जा सके, ठीक है। अब आता है हमारा इंटरेस्ट रेट एंड उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को अगर हम देखें तो यह रेट है बेसिकली जो कि ऑफर किया जाता है मनी दैट आर डिपॉजिटेड इन बैंक्स, और या फिर आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। क्या होता है, अगर आप एक एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, यह बैंक है, आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप बैंक में गए, ठीक है, आप बोले कि मेरे पास 100 रुपये हैं, आप इसको डिपॉजिट किया, बैंक बोला कि ठीक है डिपॉजिट हम कर ले रहे हैं, आपको बस मैं 2% का इंटरेस्ट रेट इस पे दे पाऊंगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट बेसिकली 2% का दे रहा है बैंक, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट रेट बेसिकली। और यही कहीं ना कहीं जो डिपॉजिट पर्सन के द्वारा किया गया है उसी पे इंटरेस्ट रेट है। बाद में जब यह निकालेगा, अगर एक सर्टेन टाइम के बाद जो बेसिकली होगा उसमें 102 रुपये वो निकालेगा, ठीक है, मतलब बढ़ के 102 रुपये हो जाएगा ना, तो वो है। देखिए तो जो सेवर्स हैं, मतलब जो जैसे इंडिविजुअल है सेव कर रहा है 100 रुपये, वह चाहता है कि हाई इंटरेस्ट रेट मिले, मतलब 2% बैंक ने दिया, ठीक है, ये चाहेगा कि 10% दे, तो कहीं ना कहीं जब ये फ्यूचर में निकालने जाएगा तो 110 रुपये हो जाएगा ना। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वह वांट्स द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट टू बी लो। कोई भी पर्सन अगर सपोज दैट इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ठीक है, सपोज रोड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो क्या करेगा कि बैंक से लोन लेके ही करेगा ना, इतना पैसा सब रखे नहीं रहते हैं, 10 मतलब 1000 करोड़ इतना जो भी है अमाउंट। तो क्या होता है, बैंक के पास जाता है, बैंक के पास वह जाता है उस बैंक के पास जो काफ़ी इंटरेस्ट रेट लो रखता है, ठीक है। सपोज दैट कि इसने 100 रुपये का सपोज लोन लिया, ठीक है, ए पर्सन इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो रहेगा तो फ्यूचर में इसे प्रॉब्लम नहीं होगी ना इसको पे करने में। मतलब इंटरेस्ट रेट अगर 2% का लगाया सपोज दैट, तो 102 रुपये इसे फ्यूचर में पे करना होगा। अगर यही कहीं 4% का लगा दिया तो 104 रुपये उसे पे करना होगा। अगर 10% का लगा दिया तो 110 रुपये पे करना होगा। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है ना वह चाहते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है जो हमने लोन दिया है वह काफ़ी कम हो। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें हैं। सेवर्स वांट हायर इंटरेस्ट रेट, जो सेव कर रहे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहते हैं, और जो एक तरह से बोरोवर है इन्वेस्टर्स हैं वह चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहे। बट आरबीआई के द्वारा बताया जाता है देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, जो मतलब शेयर एंड बोरोवर है उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब जो इंटरेस्ट रेट सेवर्स एंड बोरोवर्स पे लग रहा है उनके बीच कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब जो डिटर्मिनेशन है इंटरेस्ट रेट का उसको देखिए तो कहीं ना देखो जितना हाई इन्फ्लेशन होता है ना इंटरेस्ट रेट उनका उतना ही ज़्यादा कर दिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। रीजन क्या है कि अगर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है एक सर्टेन लेवल तक तो ये रैपिडली इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो कि गवर्नमेंट को बेसिकली फेस करने पड़ेंगे। तो इसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। नीड फॉर ग्रोथ, मतलब अगर ग्रोथ चाहिए होता है तो एक सर्टेन लेवल तक इन्फ्लेशन को नीड होती है, ठीक है। जैसे अभी में आगे पढ़ेंगे 4+-2 जो उर्जित पटेल कमिटी थे उसके द्वारा बेसिकली दिया गया था कि जो इन्फ्लेशन है ना दैट शुड बी बिटवीन 2 to 6, ठीक है, 2 to 6% के बीच में होना चाहिए। तो वो आगे हम देखेंगे तो उसको कहीं ना कहीं इस जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है उसके उतना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो जब नीड ग्रोथ की नीड होती है ना तो इतना बेसिकली इंटरेस्ट रेट को लगाया जाता है। प्रमोशन ऑफ द सेविंग्स, जो हम सेविंग वगैरह भी करते हैं ना उसको प्रमोट करने के लिए भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, ठीक है। इस बढ़ाने में भी इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट है वह भी एक तरह से घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट नीड सॉरी गवर्नमेंट नीड टू बोरो, जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं मतलब डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज होने में, ठीक है। तो हमारा ये डिटर्मिनेशन हो गया बेसिकली इंटरेस्ट रेट का। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट अराइव्ड एट 2 ways, मतलब हम दो तरीके से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को देखते हैं। पहला तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हो गया, दूसरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फिक्स में क्या होता है कि जो भी सपोज दैट आपने कोई लोन लिया, ठीक है, 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का आपने लोन दिया और इस पे बैंक के द्वारा बताया गया कि मैं आप इस पे 5% का इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। अगर आपने 5 साल के लिए लोन लिया है तो यह जो 5% है ना वह 5 साल के लिए रहेगा। मतलब जब तक आपका लोन का लाइफ टाइम मतलब लाइफ ऑफ द लोन है, मतलब लोन का जितना भी टाइम पीरियड के लिए बेसिकली दिया गया है 10,000 करोड़, उतने टाइम के लिए यह
5% ही रहेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन कितना भी इकोनॉमी में हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर बैंक ने बोला है 5% का लगाना है तो 5% हमेशा रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। ऑब्वियसली अगर 10,000 करोड़ का आप लगा रहे हो, इस पे 5% जब इंटरेस्ट दे रहे हो, तो अभी एग्जैक्टली आपको प्रेडिक्टेबल है ना कि हाँ इतना इंटरेस्ट रेट रहेगा या हमारा हमको फ्यूचर में इतना पे करना है, ठीक है। जो कि एक तरह से आइडियल है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, ठीक है। अब एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये बेस्ड होता है ना मार्केट कंडीशंस पे। मार्केट जैसे इन्फ्लेशन, मार्केट में मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रहेगा, मार्केट जैसे भी डिक्रीज इंक्रीज करेगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो रेट है ना वह चेंज होता रहता है। रेट कैन चेंज पीरियोडिकली बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। अब इसमें देखें तो दिस कैन पोटेंशियली लोअर पेमेंट व्हेन रेट ड्रॉप्स। जब रेट ड्रॉप होता है ना तो जो बोरोवर होते हैं उसको पेमेंट लोअर करना होता है, मतलब कम पेमेंट करना होता है। बट जब रेट राइज करता है तो बोरोवर्स को कहीं ना कहीं पेमेंट को इंक्रीज कर देना होता है, ठीक है। मतलब बोरोवर्स को बैंक को ज़्यादा पे करना होता है जब रेट इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, बेसिकली जो फिक्स इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हो गया, उसको हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है उर्जित पटेल कमेटी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसको देख लेते हैं। यह एक एक्सपर्ट कमेटी है जो टू एग्जामिन द करंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। उस टाइम पे जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स था उसको कहीं ना कहीं एग्जामिन करने के लिए इसे सेटअप किया गया था, ठीक है। इसके हेड थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कहीं ना कहीं इसको हेड कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्या था, स्ट्रेंथन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई का। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना उसको मजबूत करना, सो दैट अगर कहीं फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फ्यूचर में आती है तो उसको इजीली डील किया जा सके, उसको टैकल किया जा सके, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या दिया गया था, यूज सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज अ मीन फॉर मेजर इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए सीपीआई का यूज होना चाहिए, ठीक है, ना कि WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसमें क्या था, फूड एंड फ्यूल जो है ना वो काफ़ी रैपिडली इंक्रीज करता था। इसकी वजह से जो उर्जित पटेल जी थे उनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया कि सीपीआई को एज ए इन्फ्लेशन मेजर यूज करना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि जो सीपीआई मतलब जो बेसिकली इन्फ्लेशन का टारगेट है दैट शुड बी बिटवीन 2 to 6। देखो यहाँ पे 4% सीपीआई प्लस माइनस 2, मतलब 4 ± 2। तो इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वह होना चाहिए 2 से 6% तक, ठीक है। इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, बेसिकली मतलब यही है, ठीक है। और जो इसके साथ साथ जो फिजिकल डेफिसिट है एज ए रेशियो टू जीडीपी, जो जीडीपी के अगर रेशियो में कंपेयर करें फिजिकल डेफिसिट, उसको भी कम करना है, ठीक है। आगे सारी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिजिकल डेफिसिट परसेंटली कितना है, ये सारी चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल इतना ही आप याद रखे रहिए, जो फिजिकल डेफिसिट है एज ए रेशियो टू जीडीपी उसको कम करना, ठीक है। इसके साथ साथ क्या वो फोर्थ पॉइंट क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन मेकिंग है शुड बी वेस्टेड विद मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन मेड किए जा रहे हैं वह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कहीं ना कहीं मेड करने चाहिए, जो जिसे बेसिकली हेड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व जो गवर्नर है आरबीआई के उनके द्वारा, ठीक है। अब हमारा आता है इंडियन फाइनेंशियल कोड। यह क्या था, देखो फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन को सेटअप किया गया था 2011 में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस BN श्री कृष्णा। जो BN श्री कृष्णा थे उनके अंडर में एक फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन को सेटअप किया गया था, जिसके तहत कहीं ना कहीं फाइनेंस इंडियन फाइनेंशियल कोड को सेटअप किया गया था, ठीक है। तो IFC इज ए प्रपोज्ड कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जिसका एम है एट रिफॉर्मिंग एंड कंसोलिडेटिंग इंडियन फाइनेंशियल लॉज, रेगुलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो इंडियन फाइनेंशियल लॉज है ना, जैसे हो गया BR बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का आप देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद RBI एक्ट 1934 का देख लो। ये सारी जो लॉज है ना इंडियन फाइनेंशियल लॉज को, उसको कंसोलिडेट करना और साथ ही साथ उसमें जो रिफॉर्म्स है उसको मेड करना, ठीक है। सो दैट जो फाइनेंशियल लॉज है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एक्सेस किया जा सके और साथ ही साथ अच्छे तरीके से उसको डेवलप किया जा सके, ठीक है। इट सीक्स टू स्टेमलाइन एंड मॉडर्नाइज द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ना उसको एक्सेसिबल बनाना, साथ ही साथ एक तरह से मॉडर्नाइज भी करना उसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इनहेंसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, ठीक है, इनकरेजिंग
कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, फोस्टरिंग इनोवेशंस, इनोवेशन को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना, ठीक है। अलाइंग इंडियाज फाइनेंशियल लॉ विथ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो हमारा फाइनेंशियल लॉज है ना उसको कहीं ना कहीं जो हमारा जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल लॉज है उससे मैच कराना, ठीक है, मतलब उस स्टैंडर्ड तक आगे लेके बढ़ना। अब आता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको देखते हैं। देखो इसका ओरिजिन हम जब देखते हैं ना, तो जो सेक्शन 45 ZB है आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का, उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना इज empowered टू कंस्टिट्यूट 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मतलब 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूट किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव दैट इन्फ्लेशन टारगेट। मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज है ना उसका जो मेजर एम है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, जो पॉलिसी रेट है ना उसको डिटरमाइन करना, सो दैट जो इन्फ्लेशन टारगेट है कंट्री में उसको मेंटेन किया जा सके, उसे अचीव किया जा सके, ठीक। और देखिए जो डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का शैल बी बाइंडिंग ऑन द बैंक्स। जो बैंक है ना उस पे जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज है उसका डिसीजन बाइंडिंग है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें, अंडर सेक्शन 45 ZB, जो एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, मतलब 6 मेंबर्स का एक तरह से ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। जिसमें अगर हम देखें तो आरबीआई की गवर्नर एज इट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर जो हैं वह मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिप्टी गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फिर उसके बाद एन ऑफिसर्स ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड, ठीक। एक ऑफिसर होना चाहिए बैंक का जो कि नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 3% टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लगभग 3%, देखो 3 ही हो गए, और जो 3 रहेंगे वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कहीं ना कहीं अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। और उनमें जो उनकी एक्सपर्टीज होना चाहिए, पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स और बैंकिंग और फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी। देखो ये इंपॉर्टेंट है इतना, इसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए जो 3 पर्सन अदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे उनका, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एमपीसी है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वह मीट एट लीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। मतलब देखो मिनिमम तो बेसिकली इसमें बता दिया गया है कि 4 टाइम्स इसको मीट करना होता है एक साल में, ठीक है। मैक्सिमम क्या है इसमें कुछ एग्जैक्टली बताया नहीं गया है, बट हाँ मिनिमम 4 टाइम्स उनको मीट करना चाहिए। मतलब एक तरह से जो कमिटी है उसकी बैठक होनी चाहिए लगभग 4 टाइम्स एक साल में, ठीक है। अब हमारा आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। किसके तहत? अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट था 1934 उसके तहत कहीं ना कहीं आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अगर इसकी सेंट्रल ऑफिस की बात करें तो इनिशियल टाइम में इसको कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था, बट 1934 में इसे परमानेंटली मुंबई में सेटअप कर दिया गया, ठीक है। मतलब कलकत्ता में इनिशियल टाइम में जब ये आरबीआई पावर में आया उस टाइम पे कलकत्ता में सेटअप किया गया था। 1937 में इसे बेसिकली मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। देखें ओरिजिनली ये प्राइवेटली ओन था, मतलब प्राइवेटली कहीं ना कहीं से ओन किया जाता था, और जब नेशनलाइज हुआ 1949 में तो इसे फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनलाइजेशन का मतलब बेसिकली यही था कि जो भी प्राइवेट ओन्ड बैंक्स हैं या फिर कोई भी चीज़ है उसे अगर नेशनलाइज किया जाता है तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आ जाएगा, ठीक है। अब आरबीआई के फंक्शंस को देख लेते हैं। उसमें जो फर्स्ट है ना, मोनोपोली ऑन द इशू ऑफ बैंक नोट्स। जितने भी बैंक नोट्स इशू किए जाते हैं ना वह आरबीआई के द्वारा बेसिकली इशू किए जाते हैं। जो 1 रुपये का कॉइन है ना वह बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। उसमें पर्टिकुलरली अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ठीक है, इनके तहत कहीं ना कहीं इनके द्वारा कहीं ना कहीं 1 रुपये का कॉइन को इशू किया जाता है, ठीक है। सेकंड देखें तो सेटिंग ऑफ द ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट टेकन ओवर बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मतलब अभी तक जो था कि आरबीआई के द्वारा जो ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट को कहीं ना कहीं सेट किया जाता था बेसिकली, बट उसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के अंदर इसे ला दिया गया है, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा कहीं ना कहीं इसे सेट किया जाता है, ठीक है। अब थर्ड आता है गवर्नमेंट्स बैंकर। देखो जो आरबीआई है ना वह एक एजेंट है बेसिकली
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उनका, ठीक है, क्योंकि उनका जो बिजनेसेस होता है ना, उसको ट्रांजैक्ट किया जाता है बेसिकली आरबीआई के द्वारा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करना, उससे जो मनी को जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना, ठीक है। स्टेट्स के भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आरबीआई के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, इसी वजह से हम गवर्नमेंट्स बैंकर भी बोलते हैं, ठीक है। बैंकर्स बैंक बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि अब जो सीआरआर हो गया, ठीक है, बैंक्स क्या आता है, जो पैसे आते हैं उसका कुछ अमाउंट यहाँ पे रखना होता है ना आरबीआई के पास, तो उसको कहीं ना कहीं ये फैसिलिटेट करता है। साथ ही साथ बैंक्स होते हैं ना जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चैलेंज फेस करते हैं, अगर उस टाइम पे क्या होता है कि वे आरबीआई के पास जाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चैलेंजेस बेसिकली वो फेस कर रहे हैं, वह आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है, रेपो रेट पे। बेसिकली हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो कहीं ना कहीं अभी आरबीआई के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कोई भी बैंक बैंक करप्ट हो रहा है, ठीक है, बैंक रन है बेसिकली, बैंक रन की सिचुएशन आ गई, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आरबीआई एक ऐसा बेसिकली इंस्टीट्यूशन है जो कि इन लोगों का हेल्प करता है, जो बैंक्स बैंक रन की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या फिर बैंक करप्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैनेजेस द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ना, वो आरबीआई के द्वारा बेसिकली मैनेज किया जाता है। उसके साथ साथ वो गोल्ड की रिजर्व है, वो अभी आरबीआई के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, ठीक है। रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर्स, हमने देखा बहुत सारे ऐसे आरबीआई के द्वारा फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल वे में देखा था, कहीं ना कहीं रेगुलेशन और जो सुपरविजन होता है बैंकिंग सेक्टर्स में, जैसे आप ले सकते हो प्रूडेंशियल नॉर्म, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि बेसिकली आरबीआई के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, सो दैट बैंकिंग जो सेक्टर है ना काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो सुपरवाइजरी फंक्शन है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में और जो आरबीआई बीआर एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसके तहत दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। जैसे हो गया ग्रांटिंग लाइसेंस टू द बैंक, बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड कराना, इंस्पेक्ट बैंक्स, मतलब बैंक्स को इंस्पेक्ट टाइम 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 पे करते रहना, ठीक है, सो दैट उसमें जो लिक्विडिटी चैलेंजेस है वो ना फेस करना पड़े उससे, और जो एनपीएज वगैरह हैं काफ़ी हाई रेट में ना जनरेट हो जाए उस बैंक में, ठीक है। उसके साथ साथ पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, मतलब टाइम टाइम पे जो रिव्यू करते रहना जो कॉमर्शियल बैंक है उनके जो वर्क है, मतलब जो काम वो कर रहे हैं उसको टाइम टाइम पे रिव्यू करना, ठीक है। गिविंग डायरेक्शन कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक को डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया था, बेसिकली जो 2017 में आया था, वो अनेबल किया गवर्नमेंट टू ऑथराइज आरबीआई टू इशू डायरेक्शन टू द बैंक टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस टू रिकवर बैड लोन्स, ठीक है। इसको हमने काफ़ी डिटेल वे में पढ़ा था पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो सुपरवाइजरी फंक्शंस होता है बेसिकली आरबीआई का उसको, ठीक है। अब फिर हमारा आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या है, देखो टोटल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एसेट्स अवेलेबल इन इकोनॉमी एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक टाइम पीरियड में हमारा जो मॉनेटरी एसेट है पूरी कंट्री में जितना अवेलेबल है उसे मनी सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मॉनेटरी एसेट्स में बेसिकली इंक्लूड क्या क्या होता है, जैसे करेंसी एंड कॉइन इन सर्कुलेशन, जो भी करेंसीज है, जितनी भी करेंसीज हैं सर्कुलेशन में है, आप जैसे एज ए इंडिविजुअल आप कोई भी चीज़ परचेज करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप पैसे देते हो ना, तो वो पैसे जो सर्कुलेशन में बेसिकली सर्कुलेशन में ही है तो वो उसको इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मैंने बताया था कि आप आ रहे हो 100 रुपये इसमें जमा कर दे रहे हो बैंक में, ठीक है, आप डिमांड डिपॉजिट पे जमा किए हो कि कभी हमें नीड होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, बेसिकली एफडीज वगैरह होते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट जो होता है कि एक सर्टेन टाइम के लिए आप उसको फिक्स्ड कर दिए हो। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और जो सच रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मनी सप्लाई में इंक्लूड होते हैं, जो मॉनेटरी एसेट्स हैं उसमें, ठीक है। मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या होते हैं, बेसिकली देखो मॉनेटरी एग्रीगेट्स आर द मेजर ऑफ द मनी सप्लाई इन द कंट्री, जो मनी की सप्लाई है ना हमारी कंट्री में उसको मेजर करता है, ठीक है। इसको हम बेसिकली 5 पॉइंट्स में देखेंगे, जैसे M0, ठीक है। इसमें क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है। फिर उसके बाद बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, जितना भी बैंक के जैसे सीआरआर वगैरह आप ले लो, ठीक है, आरबीआई के द्वारा डिपॉजिट, आरबीआई के पास डिपॉजिट्स है। फिर उसके बाद अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो अदर डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास, जैसे एक्सेस एक लिक्विडिटी जब बैंक के पास आ जाते हैं ना तो अभी तो डिपॉजिट कर देता है, तो कहीं ना कहीं इसे हम M0 में कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद M2 आता है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, जितनी भी डिमांड डिपॉजिट जैसे जैसे इंडिविजुअल्स जाते
हैं, बैंक्स में पैसे जमा करते हैं डिमांड डिपॉजिट पे कि अगर ठीक है मुझे जब नीड होगी मैं निकालूंगा, ठीक है। तो उसको जितने भी बैंकिंग सिस्टम में डिमांड डिपॉजिट है, फिर उसके बाद अदर जो डिपॉजिट्स विद आरबीआई, मतलब अदर डिपॉजिट जैसे हमने इसमें देखा आरबीआई के साथ है, उसको भी कहीं ना कहीं हम M1 में कंसीडर करते हैं, ठीक है। M2 हो गया, इसमें क्या होगा M1, ये इसको लेंगे प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस अकाउंट, जितने भी पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स में सेविंग डिपॉजिट्स हैं उसको भी M2 में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। M3 में नैरो मनी, बेसिकली M1 को नैरो मनी बोलते हैं, तो वो हो गया M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद बैंक, जितने भी टाइम डिपॉजिट्स हैं बेसिकली पब्लिक का बैंक में, मतलब जो FD वगैरह बेसिकली होता है, तो उसको भी इसको इंक्लूड किया जाता है M3 में, ठीक है। M4 क्या है, M3 को मतलब M1 प्लस टाइम डिपॉजिट जो पब्लिक का है बैंक में उसको, और फिर उसके बाद टोटल सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। जितना भी टोटल सेविंग डिपॉजिट्स हैं, मतलब सेविंग जो पब्लिक का सेविंग है बेसिकली जो डिपॉजिट किया गया है पोस्ट ऑफिस में, उसे इंक्लूड किया जाता है M4 में, ठीक है। तो ये हमारा मॉनिटरी एग्रीगेट्स हो गया। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्या है, एक नॉन स्टेचुटरी अपेक्स काउंसिल है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। नॉन स्टेचुटरी क्यों है, क्योंकि यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, 2010 में लाया गया था। जो रघुराम राजन कमेटी था 2008 में आया था ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, उसमें इसको फर्स्टली प्रपोज किया गया था, ठीक है, प्रपोज द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। जो FSDC का है सब कमेटी इज हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई के जो गवर्नर है ना उनके द्वारा कहीं ना कहीं हेड किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो काउंसिल कैन इनवाइट एक्सपर्ट टू इट्स मीटिंग इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हमारा बेसिक हो गया। अब इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। चेयरमैन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इसके बाद मेंबर्स हैं बहुत सारे, इसको आप मतलब इतना ही तो बेसिकली पूछता नहीं है, बट हाँ इसका जो चेयरमैन है आप उसको याद रखे रहिएगा, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या है, ठीक है, ये क्या है, एक इंटरनेशनल बॉडी है बेसिकली जो कि मॉनिटर करता है और रिकमेंड करता है अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स है ना उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर करता है और रिकमेंडेशन करता है अगर कोई भी अगर रिफॉर्म्स लाना हुआ उसमें, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, आफ्टर G20 लंदन समिट जो हुआ था 2009 में, मतलब G20 का लंदन में जो समिट हुआ था 2009 में, उसके बाद ही कहीं ना कहीं इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अगर देखें तो इससे पहले इसने सक्सीड किया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम, इसको सक्सीड करके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को बनाया गया था, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड है G20 मेजर इकोनॉमीज जो हैं, ठीक है, फिर यूरोपियन कमीशन जो हैं उसमें कहीं ना कहीं इसमें आते हैं, ठीक है। होस्टेड एंड फंडेड बाय बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है, किसके द्वारा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं इसे होस्ट किया जाता है और साथ ही साथ इसे फंड किया जाता है, ठीक है। इट इज ऑपरेटेड एज ए नॉन फॉर प्रॉफिट स्विस एसोसिएशन। अगर इसे देखें तो एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस अलॉन्ग विथ जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO। तो आज के लिए बेसिकली हम इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारा जो बेसिकली पार्ट सेकंड था ना मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी का, वो खत्म हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।